वेलकम है स्टूडेंट्स। आज ज्योग्राफी जो सेशन चल रहा सेकेंड पेपर का सेकेंड सेक्शन, उसमें हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। और इंडस्ट्री से संबंधित सब लगभग सारे आयाम हम लोग देख चुके हैं। कुछ आयाम है जो देखेंगे बाद में, अगर कुछ बचता है तो। आज से हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में। और आज एग्रीकल्चर में जो 60 से 62 में प्रश्न पूछा हुआ एग्रीकल्चर से, उसको रेफरेंस पॉइंट लेकर के, रेफरेंस क्वेश्चन लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, मतलब कि कृषि उत्पादकता, कृषि विकास। हिंदी में शब्द दिए हुए विकास और अंग्रेजी में शब्द दिए हुए ग्रोथ। ठीक है, तो वही एग्रीकल्चरल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किसानों की आय को दुगनी कैसे कैसे की जा सकती है, इस संबंधित सुझाव के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी इस सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, एग्रीकल्चरल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो हमारा है, शुरुआत करेंगे हम लोग एग्रीकल्चरल ग्रोथ के बारे में। कृषि समृद्धि, समृद्धि है कहीं के विकास में, कृषि समृद्धि और एग्रीकल्चरल ग्रोथ। तो कृषि समृद्धि है क्या, ग्रोथ है क्या? विशेष समयावधि में या दिए गए समयावधि में, कुछ भी लिख सकते हैं, विशेष समयावधि या दिए गए समयावधि में कृषि में गुणात्मक और मात्रात्मक विकास ही कृषि समृद्धि है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक विकास ही कृषि समृद्धि है। ठीक है, क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव विकास ही कृषि समृद्धि है। ठीक है, अब कृषि समृद्धि को कैसे बात करेंगे, चूंकि प्रश्न है कि भारतीय कृषि समृद्धि, एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन इंडिया, तो उसको कुछ हम लोगों ने घटक ले लिया, कुछ कंपोनेंट ले लिया, कुछ रेफरेंस पॉइंट है, उसी के आधार में बात करेंगे कि इंडिया ने किस प्रकार से समृद्धि कृषि के क्षेत्र में ग्रोथ किया है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कृषि कार्य के अंतर्गत, देखिए कोई भी प्रश्न जो है हम सिर्फ सब वाक्यों सिर्फ वाक्य बनाकर चले गए, उससे नहीं होगा। हमें फैक्ट्स और फिगर डालने ही होंगे। अगर नहीं डालते हैं तो ऐसे में तो नंबर जो है आपके नहीं आएंगे सामान्य अध्ययन में। ऐसे नहीं लिख रहे हैं कि बिना फैक्ट के काम चला लिए, आपको फैक्ट और फिगर लिखने ही डालने ही पड़ेंगे। वो अलग बात है, कुछ बातें हम याद रहेंगी नहीं रहेंगी, लेकिन हम तैयारी तो करेंगे। ठीक है, तैयारी करके पूरी तरह जाएंगे, उसमें से कुछ फैक्ट फिगर याद रहेंगे तो उसको उपयोग में लाएंगे, जो भूल गएंगे उसको इस प्रकार से लिखेंगे कि उसकी आवश्यकता महसूस ही नहीं हो रही हो और हमने लिख कर आ भी गए। ठीक है, तो बात करते हैं घटक कृषि कार्य के अंतर्गत भूमि। तो कृषि कार्य के अंतर्गत भूमि जो 1951 ईस्वी में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 42% भाग पर कृषि कार्य किया जाता था, जो वर्तमान में बढ़कर के 51% हो गया। एक यहाँ पे वर्तमान संदर्भ दिया हुआ ये 2023 के बारे में नहीं है, इसके थोड़ा सा अलग अलग टाइम पीरियड है, लेकिन वर्तमान चलेगा। ठीक है, कितना है 51%, मतलब कुल आज़ादी के बाद से कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, 8 और 9% दिख रहा है कि 9% का डिफरेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं कुल खाद्यान्न उत्पादन। 1951 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 53 मिलियन टन था, जो वर्तमान समय में बढ़ करके 315.7 मिलियन टन हो गया। एमटी मतलब मिलियन टन। तीसरा है कृषि गहनता। कृषि गहनता जो 1951 में 1.11 था, जो बढ़ करके वर्तमान में 1.36%, ये वेरी करता है लेकिन प्रेजेंट में 1.36% है, 1.36 है। 1.1 का मतलब, अच्छा पहले कृषि गहनता का मतलब क्या है? कृषि गहनता का मतलब होता है किसी भी कृषि वर्ष, किसी भी कृषि वर्ष। तो बिहार इंडिया में कृषि वर्ष जो है वो जुलाई से जून के बीच होता है। जुलाई से जून के बीच, 1 जुलाई से शुरू होता है और जून के लास्ट में समाप्त हो जाता है। तो जुलाई से जून के बीच की जो अवधि होती है एक वर्ष को, उसको कृषि वर्ष कहते हैं। तो कृषि गहनता का तात्पर्य होता है किसी भी कृषि वर्ष में फसलों की बराबरता से है। किससे है? फसलों की बराबरता से है। और यहाँ 1.11 का तात्पर्य है कि कम से कम 11% भूमि जो है, कुल कृषि भूमि का 11% भूमि पर लगभग 2 या 2 से अधिक बार कृषि की जाती है। 1.36 का परसेंट का मतलब हुआ, वहां पर 1.36 का मतलब हुआ कि कम से कम कुल कृषि भूमि के 36% भाग पर 2 या 2 से अधिक बार कृषि की जा रही है।
तो ये जो बात का दिया हुआ है ये महत्वपूर्ण है, मतलब कि इतने परसेंट कुल, इतने में से इतने परसेंट भाग पर 2 या 2 से अधिक बार कृषि कार्य किया जा रहा है, उसी को हम लोग कृषि गहनता कहते हैं, और कृषि गहनता भी बढ़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सिंचित भूमि के बारे में। सिंचित भूमि क्या है? सिंचित भूमि 1951 में जो था 22.56 मिलियन हेक्टेयर था। 22.56 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई कार्य होता था, सिंचित भूमि थी, जो वर्तमान में बढ़ करके प्रेजेंट टाइम में 91.53 मिलियन हेक्टेयर हो गया। 91.53 मिलियन हेक्टेयर हो गया। इसमें थोड़ा सा चेंज नजर आया, लेकिन आप इसको वर्तमान में लेकर के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 91.53 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। अब ये जो भारत में एग्रीकल्चरल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इसको पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन कौन से पंचवर्षीय योजना में, विभिन्न पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए, कई कई कौन कौन से ऐसे प्लानिंग शुरू किए गए जिसकी वजह से ये ग्रोथ देखने को मिला। तो आइए इसको देखते हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि समृद्धि हेतु प्रयास, एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए जो हम लोग देखा अभी, जिसको ग्रोथ हुआ, जिस पर दिखाई दे रहा है, आखिर वो ग्रोथ हुआ क्यों, इसके पीछे ये प्रयास किए गए थे विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में। जो प्रथम पंचवर्षीय था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसमें कृषि विकास को प्रधानता दी गई थी, और कृषि विकास को प्रधानता दी गई थी इसीलिए सिंचाई कार्यक्रम को लागू किया गया, क्योंकि अगर वर्षा मानसून पर आधारित रहेगा तो उस प्रकार से कृषि में लाभ नहीं हो पाएगा, इसीलिए सिंचाई कार्यक्रम को प्रधानता दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्रधानता दिया गया था, फलतः कृषि तो उपेक्षित रही था, कृषि उपेक्षित रहा, फिर भी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का गठन किया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। थर्ड 5 ईयर प्लान की जब बात करते हैं तो इसमें 5 लक्ष्य हमारे निर्धारित किए गए थे, 5 प्रमुख उद्देश्य थे, लेकिन उसमें से एक जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था 5 में से एक उद्देश्य था खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को प्रदान करना। भारत जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो चुके हैं, बहुत बड़ी मात्रा में हम खाद्यान्न का आयात करते थे, तो उसमें हमें था कि खाद्यान्न को आत्मनिर्भर बने। इसीलिए भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में IADP कार्यक्रम को लागू किया। IADP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या था? इसमें जो था हाइब्रिड सीड को उपयोग में लाया गया, हाइब्रिड सीड्स को, ठीक है, और हाइब्रिड सीड्स को यहाँ पर उपयोग में लाया गया तो इसके लिए सिंचाई की भी आवश्यकता थी, लेकिन ये पूरे भारत में एक बार लागू नहीं किया गया हाइब्रिड सीड्स को। पहले भारत के 7 डिस्ट्रिक्ट को लिए गए और 7 डिस्ट्रिक्ट में इसका ट्रायल शुरू किया गया। इसमें से बिहार का शाहाबाद क्षेत्र भी, उसमें पूरे भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर, पूरा शाहाबाद इलाका बोलता, चूँकि सोन नहर से एरिया से पानी आता था, इसीलिए सिंचाई के लिए सोन कमांड एरिया को भी कुछ जिलों सोन कमांड एरिया कुछ क्षेत्र को लिया गया था, और वो क्षेत्र शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। तो भारत के 7 जिलों में से 7वां जो था हमारा शाहाबाद भी था। तो ये प्रयोग जो था IADP का सफल रहा था। इसी बात जो है IAAP शुरू किया गया, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था ये, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब क्या कर दिया गया 1965 ईस्वी में, ये था 1961 और ये था 1965, इसका हो गया IAAP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट के बदले में क्या हो गया? एरिया प्रोग्राम, और ये भारत के 114 जिलों में लागू किए गए। ठीक है, ये जब प्रयोग सफल हो गया ये और ये, तब इसके बाद हमारे यहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन लागू किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान के बारे में। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था, इसमें हमने डेयरी फार्मिंग को प्रमोट किया, ठीक है, बहुफसली कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। इसके बाद 5th 5 ईयर प्लान के बाद, डेयरी फार्मिंग बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारतीय कृषि के क्षेत्र में, और इससे बहुत, अभी जो भारत में जो हम दूध के मामले में विश्व प्रथम स्थान रखते हैं, उसमें इसमें डेयरी फार्मिंग जो प्रमोट किया गया 4th 5 ईयर प्लान में, उसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, और 5th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान में बफर स्टॉक बनाया गया। ठीक है, बफर स्टॉक को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, बफर स्टॉक बनाया गया। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिससे ड्राउट प्रोन एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम का शुरू किया गया। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया। इसी समय IRDP कार्यक्रम शुरू किया गया था, यह भी ट्रायल के रूप में था।
IRDP 6 5 ईयर प्लान से तो बहुत बड़े लार्ज स्केल पर लागू किया गया, लेकिन 5th 5 ईयर प्लान से ही इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, IRDP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था ब्लॉक को टारगेट करके वहाँ पे सब इंटीग्रेटेड रूप में विकास करना, समुचित तरह से विकास करना, और खासतौर पर कृषि ही उसके केंद्र में था, और कृषि को विकसित करके गरीबी का उन्मूलन करना। तो कृषि विकास भी यहाँ पर IRDP कार्यक्रम में कृषि विकास महत्वपूर्ण था, और हालांकि इसका मुख्य लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन IRDP का, लेकिन उस गरीबी को दूर करने का आधार किसको बनाया गया? कृषि का। ठीक है, तो ये था कार्यक्रम शुरू किए गए। अब बात करते हैं छठा 5 ईयर प्लान। 6th 5 ईयर प्लान में IRDP का विस्तार किया गया, प्रारंभ किया था 5th में, लेकिन 6th में उसको विस्तार दिया गया। ग्रामीण विकास पर बल, फलता कृषि विकास पर विशेष ध्यान था, क्योंकि IRDP में कृषि विकास का ऑलरेडी ध्यान था, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान देना। मुख्य उद्देश्य तो नहीं था, मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था, लेकिन गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि कृषि की प्रधानता होती है कृषि कार्य की, तो कृषि का विकास स्वतः उससे त्वरित हुआ। इसके बाद 7th 5 ईयर प्लान, कृषि विकास हेतु योजना परिव्यय जो है 12, जो योजनागत व्यय होता है उसके 22% हिस्सा जो आवंटित किया गया था कृषि विकास के लिए। मिलियन ट्यूबवेल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, मिलियन ट्यूबवेल कार्यक्रम, ये लैंडमार्क एक कार्यक्रम था। इसके बाद दुग्ध तकनीकी मिशन प्रारंभ किया गया। सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया। 8th 5 ईयर प्लान में बागान, मत्स्य, तिलहन तथा डेयरी पर कई विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। किसमें? 8th 5 ईयर प्लान में। कृषि का विविधीकरण, चूंकि विभिन्न क्षेत्रों में जब कार्यक्रम शुरू किया गया तो कृषि का विविधीकरण अपने आप डिफाइन हो गया। मत्स्य, बागानी, तिलहन, डेयरी, यानी कृषि का विविधीकरण किया गया, और ये विशेष कार्यक्रम इसके लिए प्रारंभ किए गए। कृषि उत्पाद पर विशेष ध्यान दिया गया, कृषि उत्पाद को बढ़ावा दिया गया। अब बात करते हैं हम लोग 9th 5 ईयर प्लान के बारे में। 9th 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान में ऐसा कुछ बहुत बड़ा मेजर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट जो था वो 2% से अधिक था। ठीक है, जो 10th 5 ईयर प्लान था, इसमें राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 महत्वपूर्ण है। इसके बाद 11th 5 ईयर प्लान में 11 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई सुविधा का विस्तार का लक्ष्य रखा गया था। कितना? 11 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई की सुविधा का लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में समृद्धि दर को 4% निर्धारित किया गया था। ठीक है, 4% निर्धारित किया गया था। और इसी के साथ साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना में नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पाम ऑयल, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लागू किया गया था, इसी में इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, तो ये सबको भोजन उपलब्ध, फूड सिक्योरिटी में सबको भोजन उपलब्ध कराने का है, ठीक है, या प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये कब होगा? जबकि कृषि में समुचित विकास होगा। तो ये तब विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा एग्रीकल्चरल ग्रोथ के कारण, इन्हीं कारणों से एग्रीकल्चरल ग्रोथ हमारे यहाँ देखने को मिलता है। अब चूंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई है, उसका था नीति आयोग ने ले लिया, और उसी नीति आयोग ने तो पता है कि 3 साल और 15 वर्षों के 3 साल 5 साल और 3 साल 7 साल और 15 सालों के लिए अपने अपनी योजना की घोषणा की, जिसमें कृषि भी प्राथमिकता में है। तो ये था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चरल ग्रोथ के बाद बात करेंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के बारे में। कृषि उत्पादकता, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, तो आइए उसको देखते हैं। कृषि उत्पादकता, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ये क्या है? इसको ध्यान समझने की जरूरत है। कृषि उत्पादकता को प्रति इकाई कृषि क्षेत्र, प्रति कृषि श्रमिक अथवा प्रति इकाई निवेश, या तो भूमि के संदर्भ में किस नाम निकाला जा सकता है, या तो भूमि के संदर्भ में, या प्रति श्रमिक, या निवेश। भूमि, श्रमिक, निवेश, 3 संदर्भों में कृषि उत्पादकता को लिया जाता है। तो कृषि उत्पादकता को प्रति इकाई कृषि क्षेत्र, प्रति इकाई श्रमिक अथवा प्रति इकाई निवेश पर कुल उत्पादन के रूप में व्यक्त किया जाता है।
प्रति इकाई यानी प्रति इकाई क्षेत्र पर, प्रति इकाई भूमि पर कितना उत्पादन होता है। प्रति इकाई क्या हो सकता है, वर्ग किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर हो सकता है, हेक्टेयर हो सकता है, कुछ भी लेके चल सकते हैं हम लोग प्रति इकाई में। प्रति श्रमिक है, कुछ भी हो, एक श्रमिक पर कितना होता है, और प्रति इकाई निवेश, अगर जो निवेश कर रहे हैं उसमें प्रति इकाई निवेश पर कितना हमें उत्पादन हो रहा है व्यक्त किया जाता है। इसे इन्हें पृथक तौर पर भूमि उत्पादकता, श्रम उत्पादकता एवं पूंजी उत्पादकता भी कहा जाता है। भूमि के संदर्भ में करेंगे तो भूमि उत्पादकता, कृषि श्रमिक संदर्भ में तो श्रमिक उत्पादक, श्रम उत्पादकता, और निवेश पे करेंगे तो पूंजी उत्पादकता भी कहा जाता है। इस परिभाषा को अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में समझ लीजिएगा। 60 से 62 में क्वेश्चन आया हुआ है। लोग छिछले स्तर से बातों के लिए क्या आ जाते हैं, नंबर मिलता नहीं है, ठीक है। अब उत्पादकता को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि कह रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी परिभाषा दे दिया। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग, हमने कुछ फसल को लिया है, सबको नहीं किया सकता, सब समझाना हमें है। चावल की उत्पादकता का टेबल है, ये पूरे फसल उत्पादकता का टेबल है, केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को वहाँ दिखाया गया। तो चावल 1951 ईस्वी में 668 केजी प्रति हेक्टेयर था, जो बढ़ करके 2014-15 में 2391 केजी प्रति हेक्टेयर हो गया है, ठीक है। ये डाटा थोड़ा सा लेट ही चलता है, जो कि डाटा हमेशा अप टू डेट नहीं हो पाता, जो ठीक है। गेहूं 663 केजी प्रति हेक्टेयर था, जो बढ़ करके वर्तमान में 2014-15 में कितना हो गया, 2750 केजी प्रति हेक्टेयर हो गया है। जो 1951 में चावल अधिक था, लेकिन यहाँ आते आते गेहूं अधिक हो गया है। बढ़ा तो दोनों का है, लेकिन गेहूं का उससे ज़्यादा हो गया है। ज्वार 335 केजी प्रति हेक्टेयर था, जो बढ़ करके 884 केजी प्रति हेक्टेयर हो गया है। जूट 1043 केजी प्रति हेक्टेयर था, जो बढ़ करके 2443 केजी प्रति हेक्टेयर हो गया है। मूंगफली 775 केजी प्रति हेक्टेयर से बढ़ करके 1552 केजी प्रति हेक्टेयर हो गया है। ये क्या दिखा रहा है, कृषि के उत्पादक को दिखा रहा है कि क्या है, केजी प्रति हेक्टेयर भूमि के संदर्भ में है ना, यहाँ पर कृषि क्षेत्र के संदर्भ प्रति केजी, ठीक है। अब जो बात करते हैं हम लोग कि अन्य भूमि के संदर्भ नहीं चलेंगे, यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन भूमि के संदर्भ में चलेंगे, बातों को रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, चूंकि जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के मामले में तो सिर्फ फसल ही नहीं, अन्य चीजें भी शामिल आते हैं। डेयरी के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, पशुपालन के संदर्भ में, डेयरी में तो 1951 ईस्वी में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध का उत्पादन 124 ग्राम प्रति पर्सन प्रति डे था, एवरी डे था, जो कि 2013-14 में ये बढ़कर 307 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति डे हो गया है। इससे भी हमने अच्छी उपलब्धि हासिल की है, और विश्व के प्रथम फर्स्ट रैंक रखते हैं हम लोग दूध उत्पादन में। दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है। इसी प्रकार से मत्स्य पालन में अगर बात करें हम लोग, मत्स्य पालन हम लोग सेकेंड स्थान पर आते हैं मत्स्य पालन में, ठीक है। तो ये उत्पादकता का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया है, ठीक है। अब है कि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय क्या हैं, तो आइए देखते हैं उत्पादकता बढ़ाने के उपाय।